हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ा रहा था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा कि जो साधारण बातें हैं वो तो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी थी। अब बच्चों आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि इसका यूसेज क्या होता है। यूसेज का मतलब ये है कि भाई इसका किस प्रकार से कहां कहां आप यूज करते हैं। तो जैसे बच्चों आपको एक सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप, इसका यूसेज कहां होगा। जैसे मैंने आपको कहा, ही इज रीडिंग ए बुक नाउ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वह अभी एक किताब पढ़ रहा है, वह अभी कोई किताब पढ़ रहा है। इस एक का मतलब बच्चों ये है ना, इसका मतलब होता है वह अभी एक किताब पढ़ रहा है, या वह कोई किताब पढ़ रहा है, या इसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही बोल दो, वह किताब पढ़ रहा है, वह अभी किताब पढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस सेंटेंस को पढ़ के आपने क्या जाना? इस सेंटेंस को पढ़ के आपने यह जाना कि सी ए माने कंटिन्यूअस। क्या? कंटिन्यूअस। और ए का मतलब एक्शन। ठीक है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बच्चों वहां किया जाता है जहां सेंटेंस में कौन सा भाव होता है, जरा बताना। जहां बच्चों सेंटेंस में कंटिन्यूअस एक्शन का भाव होता है। क्लियर हो गया है? तो बच्चों जहां कंटिन्यूअस एक्शन का भाव होगा वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आपको मैंने ये बताया भी था कि नाउ से भी पकड़ा जा सकता है। ये संकेतक है बच्चों, मैंने आपको कुछ लिखाए हैं, जैसे है ना कौन कौन से शब्द हैं जो एडवर्बियल्स हैं, जो इसमें सूचक हैं, जिनकी सहायता से आपको जो है आइडिया लग जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का होना संभाव्य है। हालांकि मैंने आपको कहा कि आप इनके ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं करें। ये जो मैंने एडवर्बियल्स आपको बताए हैं इनके ऊपर आपको क्या है 100% निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों पहला बताया आपको आईसीए का मतलब हो गया सीए का मतलब कंटिन्यूअस एक्शन। जैसे आपको बता दिया कि ही इज रीडिंग ए बुक नाउ। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपको कहता हूं कि देखो डॉक्टर एमा, ये बच्चों डॉक्टर एमा क्या है, अंग्रेजी में नाम होते हैं ऐसे। ठीक है? इज राइटिंग ए बुक। डॉक्टर एमा एक किताब लिख रही है। किस पर लिख रही है? ऑन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है बच्चों उसके ऊपर क्या है, डॉक्टर एमा किताब लिख रही है। अब आप जानते हो बच्चों ऐसा तो नहीं होगा कि वो किताब को लिख रही है तो लिखी ही जा रही है, खाना भी नहीं खाती होगी, नहाती भी नहीं होगी, धोती भी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये बच्चों कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है, इसको आप कहेंगे आईसीए। क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे आईसीए। अब बच्चों आप कहोगे साहब आई का मतलब इंटरमिटेंट। देखो INTER MITTENT। इंटरमिटेंट कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है बच्चों रुक रुक के होने वाला। ठीक है? रुक रुक के होने वाला अनवरत कार्य। रुक रुक के होने वाला जो अनवरत कार्य है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप क्या करते हो, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिटेंट नहीं, इंटरमिटेंट कंटिन्यूअस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप कौन से टेंस का प्रयोग करते हो? आप बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हो। क्लियर है? 27 करेंगे, है ना? तो बच्चों ये बाय मिस्टेक जो है जरा यहां भी आप देखें। हाँ तो बच्चों दूसरी बात अपन क्या देख रहे थे, जरा इस पे गौर करो कि डॉक्टर एमा इज राइटिंग ए बुक ऑन डॉक्टर एमा इज राइटिंग ए बुक ऑन प्रेगनेंसी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें जो लिखने का काम है वो अनवरत तो हो रहा है, लेकिन बच्चों अनवरत तो हो रहा है लेकिन उसमें भी क्या है कि रुक रुक के हो रहा है। इसलिए रुक रुक करके अनवरत होने वाले कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है कितने यूज बता दिए आपको? 2 बता दिए। एक बता दिया सीए माने कंटिन्यूअस एक्शन, दूसरा बता दिया आईसीए माने इंटरमिटेंट कंटिन्यूअस एक्शन। अब बच्चों आज ये वाला प्रयोग बता रहे हैं आपको डीएफ। ये क्या होता है? डीएफ का मतलब होगा बच्चों जरा देखना डिटरमाइंड। ये है बच्चों डिटरमाइंड फ्यूचर। डिटरमाइंड फ्यूचर का मतलब क्या होता है बच्चों? डिटरमाइंड फ्यूचर का मतलब होता है कि ऐसा फ्यूचर, ऐसा भविष्य जो पहले से डिटरमाइन हो। जैसे बच्चों मैंने आपको ये कहा कि वी आर गोइंग टू बॉम्बे, वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ?
हम कल बॉम्बे जा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों ये प्रोग्राम तय किया हुआ है। वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो का मतलब ये है बच्चों हम कल बॉम्बे जा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपने जाना शुरू नहीं किया है। ये इसका टाइम तो फ्यूचर है बच्चों, काम तो भविष्य में होगा, अभी तो हुआ ही नहीं है। तब आपको कहना चाहिए कि वी आर गोइंग टू, है ना, वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, इसका मतलब ये हुआ कि हम कल बम्बई जा रहे हैं। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार की बनावट को आप बोलते हैं डिटरमाइंड फ्यूचर, यानी डिटरमाइंड फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों देखने वाली बात यह है कि गोइंग टू के बाद क्या आ रहा है, ये बच्चों नाउन आ रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो प्रयोग भी आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, है ना, पिछली क्लास में आपको शायद एग्जाम्पल दिया होगा, मैंने फिर दे रहा हूं। आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बॉन्स। तो बच्चों ये जो है ना, ये कहानी का सेंटेंस है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक फार्मर होता है। क्या होता है, एक फार्मर है, और एक इसमें क्या होता है, बियर होता है। क्लियर है? तो BEAR बियर यानी भालू। अब बच्चों ये जो भालू और कहानी, जो भालू और किसान के मध्य का संवाद है ना, तो आप ये सोचोगे सर हमको लिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने जा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। ये जो बियर है बच्चों, इस बियर का संवाद है, बियर का डायलॉग है। तो बियर फार्मर को कहता है, फार्मर उससे पूछता है कि गुड मॉर्निंग माय डियर बियर, मेरे प्रिय बियर तुम, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू गोइंग, है ना, तुम कहां जा रहे हो। तो बच्चों उसने कहा आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बोन्स, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने जा रहा हूं, यानी अभी तोड़ी नहीं है, अब तोड़ेगा। तो बच्चों इस सेंटेंस में इसमें अंतर देखो, इसमें तो गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और इसमें क्या है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ा निराला है। क्यों निराला है? क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, आई एम गोइंग टू का प्रयोग हो रहा है, गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए जब पेशिव वॉइस बनाओगे तो बच्चों इसका अलग प्रकार से बनेगा, इसका अलग प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये वाला जो गोइंग है इसका तो कर बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है। लेकिन इसका बनेगा बच्चों, जैसे आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बोन्स, तो योर बोन्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन बाय मी, यानी गोइंग टू को गोइंग टू बी में बदलना पड़ेगा, या इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये स्पेशल सेंटेंस है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि इज, एम, आर के बाद में गोइंग टू और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं, कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं। ये अलग बात है कि उसमें क्या अभिव्यक्त होता है, उसमें बच्चों फ्यूचर टाइम अभिव्यक्त होता है, उसमें फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस होता है। तो ये था बच्चों आपका डिटरमाइंड फ्यूचर वाला। अब इसके बाद में बच्चों आपको हम बताते हैं, एक होता है टीए। टीए क्या होता है? टीए बच्चों आपको हमने कहा था कि एक तो ऐसी व्यवस्था होती है, स्थायी बंदोबस्त होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि लता यूजुअली सिंग्स इन हिंदी, लता आमतौर पर हिंदी में गाती है। तो बच्चों लता आमतौर पर हिंदी में गाती है, तो ये परमानेंट अरेंजमेंट है, ये स्थायी बंदोबस्त है। बट शी इज सिंगिंग इन तमिल टूडे, परंतु आज वह तमिल में गा रही है। बट शी इज सिंगिंग इन तमिल टूडे, परंतु आज वह तमिल में गा रही है। बट शी इज सिंगिंग इन तमिल टूडे, ये बच्चों टीए यानी टेम्परेरी अरेंजमेंट है। जरा ध्यान दो टीए क्या होता है। टीए में बच्चों आप एक सेंटेंस तो आप जानते हो, सदाबहार सेंटेंस लिखाता रहता हूं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा दिस रोड, ठीक है, दिस रोड इज गोइंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा। अब जो दिस रोड इज गोइंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा, इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है कि ये सड़क जो है जयपुर से कोटा जा रही है। तो बताओ ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है या परमानेंट है? तो जाहिर सी बात है बच्चों ये टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है। चूंकि ये नहीं है इसलिए बच्चों ये क्या करना पड़ेगा, दिस रोड इज गोइंग को काट के क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट सिंपल बनाओ गो। और चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसमें ईएस जोड़ दो, दिस रोड गोज टू जयपुर, दिस रोड गोज टू जयपुर, है ना, जयपुर। दिस रोड गोज फ्रॉम, ऐसे करो, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। दिस रोड गोज फ्रॉम जयपुर टू कोटा, मानी ये सड़क जो है बच्चों ये कहां जाती है, जयपुर से कोटा जाती है। क्योंकि ये अरेंजमेंट कैसा है, ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। लेकिन बच्चों मैं तो आपको टेम्परेरी अरेंजमेंट समझाने वाला था। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या होता है जरा ध्यान दो। सबसे पहले तो बच्चों आप जानते हो टेम्परेरी अरेंजमेंट की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। लिखाता हूं, देखो TEMPERORY, ध्यान दो बच्चों, टेम्पररी, ठीक है। और दूसरा शब्द इसके नीचे जो आने वाला वो कौन सा, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है, समझ गए,
अस्थायी बंदोबस्त या अस्थायी गतिविधि होती है तो उसके लिए आप प्रयोग करते हो। जैसे बच्चों मैंने कहा अलेक्स इज लिविंग इन ओटावा, ठीक है, नाउ ए डेज। क्या बोला बच्चों? नाउ ए डेज। अलेक्स इज लिविंग इन ओटावा नाउ ए डेज का मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो अलेक्स नाम का लड़का है ये आजकल ओटावा नाम का जो शहर है या कोई जगह है उस जगह के ऊपर वह रह रहा है। तो बच्चों नाउ ए डेज से ही पकड़ा जा सकता है। आपने क्या देखा बच्चों कि वो स्थायी रूप से नहीं रह रहा है, वो परमानेंट नहीं रह रहा, कुछ दिनों से वो वहां रह रहा है और कुछ दिनों के बाद चला भी जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा यू आर स्टेइंग, STAYING, यू आर स्टेइंग, ठीक है, सो नियर टू माई रेजिडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो है मेरा जो रेजिडेंस है उसके बिल्कुल पास रह रहे हो, लेकिन फिर भी क्या नहीं करते हो, आकर कभी मुलाकात नहीं करते हो। तो यू आर स्टेइंग सो नियर टू माई रेजिडेंस। तो स्टेइंग का मतलब बच्चों आप ठहरे हुए हो, कुछ दिनों से ठहरे हुए हो और यहाँ पर जो है परमानेंट अरेंजमेंट घर बना के नहीं रह रहा आदमी, तो किराए से रह रहा है या कोई होटल वगैरह में रह रहा है, परंतु वो परमानेंट अरेंजमेंट का भाव नहीं है। तो बच्चों आपने ये देखा कि जिस सेंटेंस में CA माने कंटिन्यूस एक्शन का भाव होता है, जिस सेंटेंस में CA माने कंटिन्यूस एक्शन का भाव होता है, उसमें बच्चों आप क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में ICA माने इंटरमिटेंट कंटिन्यूस एक्शन का भाव होता है, उसके अंदर भी बच्चों आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। और DF आपको बताया और TA आपको बताया। अब बच्चों आपको हम देखो एक चीज बताते हैं, DC। ये DC क्या है? DC का मतलब ये है बच्चों कि आप जानते हो एक शब्द है, हालांकि उसका प्रयोग ज्यादातर मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी में होता है, अभी आपका उससे पाला थोड़ा कम पड़ा है, पर मैं आपको फिर भी बता दूं, एक शब्द होता है बच्चों विकासात्मक परिवर्तन। हालांकि उसका संबंध किशोरावस्था से, आपकी अवस्था से उसका संबंध है। यह अलग बात है कि आपका उससे पाला कम पड़ा होगा, पर उसका संबंध आपसे है बच्चों। एक किशोर भी क्या होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। वो जैसे ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है तो उसके शरीर में कई आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह का स्त्राव होना भी जो है शुरू हो जाता है। उसकी बुद्धि के अंदर उसकी आवाज जो है वो भी थोड़ी, पहले तो क्या थी कि बच्चे जैसी थी, अब उसमें थोड़ी कठोरता आने लगती है, और भी कई शारीरिक चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसको हम कहते हैं DC माने, समझ गए होंगे। DC का मतलब होता है डेवलपमेंटल चेंजेस। क्या बोला बच्चों मैंने? ये मैंने बोला डेवलपमेंटल चेंजेस का मतलब होता है विकासात्मक परिवर्तन। तो विकासात्मक परिवर्तन को दर्शाने के लिए भी बच्चों आप क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। कैसे? ऐसे बच्चों जैसे मैंने कहा द यूनिवर्स। द यूनिवर्स यानी जानते हो ब्रह्मांड, ये बच्चों ब्रह्मांड है, सिंगुलर है तो इज लगाओ, एक्सपेंडिंग। बताओ क्या अर्थ हुआ इसका? द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग का मतलब जो ब्रह्मांड है बच्चों, ये बताओ ये वापस ये घट, ये मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंड का मतलब जानते हो, जब लोहे को गर्म करते हैं तो फैलता है, एक्सपेंड होता है, जब उसको ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड एक दूसरे का उल्टा है। तो बच्चों ये बताया गया है कि जो आपका ब्रह्मांड है वह ब्रह्मांड क्या कर रहा है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, माने बच्चों ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। उसी तरीके से बच्चों में एक दूसरा सेंटेंस दे सकता हूं, द क्लाइमेट। क्या सेंटेंस बोला मैंने? द क्लाइमेट इज गेटिंग, द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर, WARMER। वार्मर का मतलब क्या होता है? उष्णतर। जलवायु उष्णतर होती जा रही है, जलवायु उष्णतर होती जा रही है, जलवायु उष्णतर होती जा रही है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जलवायु उष्णतर होती जा रही है। तो इसमें आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बच्चों आपने देखा कि यहां भी कंटिन्यूस टेंस है, यहां भी कंटिन्यूस टेंस है, और दोनों सेंटेंसेस में कौन सा भाव है? DC माने डेवलपमेंटल चेंजेस। तो बच्चों वी आल्सो frame the sentences in present continuous tense in order to express developmental changes, in order to express the concept of developmental changes। यानी बच्चों जो developmental changes है उसके concept को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने आपको कई जो है वो भी बताए थे, कीवर्ड्स बताए थे, उनसे भी पहचाना जा सकता है। तो बच्चों एक चीज और देखो आप, एक होता है बच्चों TM। ये TM क्या होता है, जरा TM भी हम बताते हैं आपको। TM लिखो। TM को अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है।
अब ये जो टीएम है ये बड़ा सरल है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। अरे भाई एक बात बताओ, आप किसी भी पिक्चर हॉल में जाओ, ये पिक्चर चल रही है, अब यही तो कहोगे कि साहब राज मंदिर के अंदर आजकल फला फला मूवी लगी हुई है, चल रही है, लगी हुई है, तो थिएटर मूवी, ठीक है बच्चों, थिएटर। और जब थिएटर किसी मूवी को शो करता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे द रॉयल थिएटर। क्या बोला बच्चों मैंने? द रॉयल थिएटर, ये थिएटर का नाम है भाई, नाट्यशाला है। द रॉयल थिएटर इज शोइंग, SHOWING, शोइंग या डिस्प्लेइंग, ठीक है, इज शोइंग, दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? देखो बच्चों, द हेमलेट, ये शेक्सपियर का नाटक है कि नहीं है? तो द हेमलेट दीज डेज, क्या अर्थ हुआ इसका? यानी जो रॉयल थिएटर नाम का पिक्चर हॉल है वो आजकल क्या दिखा रहा है बच्चों? जो रॉयल थिएटर नाम का पिक्चर हॉल है वह आजकल क्या दिखा रहा है? वह बच्चों आजकल हेमलेट जो है, हेमलेट नाम का नाटक है, उसको शो कर रहा है। उसी तरीके से बच्चों आप लिख सकते हैं, देखो एक सेंटेंस और देते हैं, सेंटेंस है बच्चों द ईपी, आप खुद बनाओ। जैसे द ईपी क्या है बच्चों? पिक्चर हॉल का नाम है ना? तो मैंने बोला द और आगे लगा दिया द ईपी, यानी एंटरटेनमेंट पैराडाइज इज शोइंग, ठीक है, वो का वही पिक्चर का नाम बदल दिया मैंने, इज शोइंग द तानाजी, इज शोइंग द तानाजी, ठीक है, नाउ ए डेज, नाउ ए डे। आ गई होगी बात समझ में बच्चों? इस तरीके से आपने ये जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बच्चों आप यहाँ करते हैं। और इसके अलावा कुछ बातें और शेष रह गई है, वो बातें भी आपसे हम करेंगे, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। हाँ तो बच्चों ये देखो, आपने इस तरीके के आपको इसको इसके यूज बताए आपको। तो अब देखिए इतनी बात आपके बीच में हो गई है। अब बच्चों एक चीज आप और समझो, क्या होता है कई बार कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब्स है जो मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी जिनका जिक्र किया था कि उनका प्रयोग कंटिन्यूस में नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि उनका प्रयोग कहाँ नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं होता है। ऐसी वर्ब्स बहुत सारी हैं, पर जो मुख्य मुख्य वर्ब्स है बच्चों वो जरा मैं आपको बता देता हूं। एक तो कौन सी बताई थी आपको? सी, अंडरस्टैंड, लव या हेट, लव या
हेट, और क्या हो सकती है, लाइक या डिसलाइक। ठीक है। अब एक बच्चों KNOW नो है, हियर, बिलीव, रिमेंबर, हेव, ये बच्चों मुख्य हैं। हालांकि वर्ब्स और भी हैं, है ना, और भी हैं वर्ब्स, लेकिन ये ज्यादातर जो है मुख्य हैं आपके। आप एपियर भी लगा सकते हैं इसमें, APPER, एपियरन क्या होता है, दिखाई देना होता है। अब इस एपियर को बच्चों लुक भी कहते हैं, LOO के लुक। अब आपको सब लुक में ING जुड़ता है। देखो बच्चों, लुक के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है आई एम लुकिंग एट द बोर्ड, मैं बोर्ड की ओर देख रहा हूं, ये तो ठीक है, बट यू लुक स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट नहीं होगा। एक तो बच्चों क्या होता है, देखना होता है, एक दिखना होता है। जब दिखने का अर्थ देता है तो उसमें ING नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो इसको एपियर भी बोलते हैं, इसको लुक भी बोलते हैं, है ना। इसको बच्चों कभी कभी SEEM, सीम यानी प्रतीत होना या लगना भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि बच्चों ये जो वर्ब्स बताई मैंने आपको, ये वर्ब्स वो हैं विच आर नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। इनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता, और जब किया जाता है तब बच्चों ये जो ये वर्ब का काम नहीं कर रही होती है, या ये वर्ब के सेंस में इसका कोई मीनिंग दूसरा होता है, या तो इसका सेकेंडरी मीनिंग निकलता है, ये वाला मीनिंग नहीं होता है, या फिर ये वर्ब की तरह नहीं काम करती है, किसी जिरंड की तरह काम करती है, यानी ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती है ना, या फिर किसी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, परंतु ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती है। बाकी इस वैसे बच्चों इसका प्रयोग जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। आप इस बात को अच्छे से जानते हो, छोटा बच्चा भी इस बात को जानता, आई लव यू होता है और आई एम लविंग यू ऐसा कभी किसी को बोलते हुए आपने नहीं देखा होगा। इसकी वजह यही है, उसमें ING का प्रयोग नहीं होता, लेकिन बच्चों ये जरूर बोलते हैं योर लविंग सन। जब भी आप कोई पत्र लिखते हैं तो अंत में क्या लिखते हैं, योर लविंग सन जरूर लिखते हैं। तो बच्चों यहां आपने लविंग का प्रयोग किया, तो मैं पहले ही कह चुका हूं ये नाउन है, और ये इसके पहले आकर के इसको क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, ये चूंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए किसका फंक्शन कर रहा है जरा बताना, ये बच्चों एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इसलिए ING का प्रयोग हुआ है, इसलिए ING का प्रयोग हुआ। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में यदि ये किसी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होकर के उस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, माने एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है, तो ये ING लेके आ सकती है। और बच्चों ये जिरंड की तरह काम कर रही है, जिरंड की तरह काम कर रही है, तो भी ING का प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, तो इनमें क्या होता है बच्चों, इन सारी वर्ब्स के अंदर इसका प्रयोग ING फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये वाली बातें आपको मैंने बताई। अब आप जरा देखेंगे जो बच्चों ऑलवेज होता है, ऑलवेज, इसके बारे में भी जरा जानो आप। ऑलवेज के बारे में खास बात है। ऑलवेज, तो ऑलवेज को लिखे बच्चों, ऑलवेज। तो बच्चों इसको आप यूं करके पढ़ें, AC, यानी ऑलवेज का प्रयोग होता है बच्चों किस सेंस में होता है, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली का प्रयोग होता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस यानी आपका वक्ता का खराब आशय बताता है। ठीक है, ये खराब आशय बताता है। कैसे, जैसे बच्चों वैसे तो ऑलवेज के आपको मैं बहुत सारी यूज बताने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले तो आप इस बात को जानो बच्चों कि अपन इसका सबसे पहला यूज लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि इसको प्रेजेंट सिंपल में लो आप, तो आपको ये साहब मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, फिर इसका पास्ट सिंपल बन जाएगा, फिर इसका फ्यूचर सिंपल भी बन जाएगा। कैसे, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ऑलवेज का प्रयोग हो रहा है तो वाक्य को प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर उस सेंटेंस के आगे पीछे आपको ऐसा संकेत मिल रहा है कि बात पास्ट की है, यानी किसी एक, इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, यदि सेंटेंस किसी स्टोरी का पार्ट है या किसी पास्ट इंसिडेंट, इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी और ए पास्ट इंसिडेंट, यह सेंटेंस किसी पास्ट इंसिडेंट यानी भूत जो निवर्तमान घटना है अगर उसका हिस्सा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो बच्चों आपको
प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पास्ट का प्रयोग है तो पास्ट सिंपल का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? जैसे इसको बच्चों प्रयोग बोल सकते हैं क्या, आई ऑलवेज स्पोक। अब बच्चों यहां आई ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। अब यहां मुझे की बात यह है कि जैसे आपने ये आई है ना, इस आई की जगह पर आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दो जो अब रहा ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा बच्चों गांधी जी कर दिया, मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने कर दिया गांधी जी। अब बच्चों आप तो जानते हो गांधी जी तो इस दुनिया में रहे ही नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, भूतकाल में बोलना पड़ेगा। तो आपको ये गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। और जरा देखो बच्चों, प्रार्थना बोलते हो, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसमें एक लाइन ये भी आती है, मैं इसके योग्य बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी, जिसके अंग्रेजी क्या बनेगी जरा ध्यान देना, आई शेल ऑलवेज ट्राई यानी कोशिश करूंगा, टू बी यानी होने की, वर्दी का मतलब होता है बच्चों योग्य, ऑफ इट, ये इट हमारे देश के लिए आ रहा है बच्चों, देश के लिए इट का प्रयोग भी होता है और शी का प्रयोग भी होता है। तो आई शेल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट, अर्थात मैं हमेशा इसके योग्य बनने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, मैं हमेशा इसके योग्य बनने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों इस अर्थ में आपने ये देखा कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल तीनों में आपने ऑलवेज का प्रयोग किया है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों आइए हम बताते हैं कि ऑलवेज का प्रयोग बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। अब आप ये कहोगे साहब प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है तो फिर पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो जरा देखना आप, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा, एक सेंटेंस बोला, मैंने आपको कहा आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर यानी मैंने हमेशा क्या किया है, मैंने हमेशा गरीबों की क्या की है, जरा बताना, सहायता की है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, मैंने हमेशा गरीबों की सहायता की है। अब बच्चों दूसरा सेंटेंस देखना, आई, यहां हेड का प्रयोग कर दिया हमने, आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैंने हमेशा गरीबों की सहायता की थी। और अंतिम सेंटेंस है बच्चों, मैं हमेशा गरीबों की सहायता करूंगा। तो आई शेल, सॉरी ये क्या, आई सहायता करूंगा तो उसमें तो फ्यूचर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं हमेशा गरीबों की सहायता कर चुका हूंगा तो ये तो नहीं जम रहा है। पर ये दोनों सेंटेंस बच्चों आपके अच्छे समझ में जाने चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, उसी तरीके से आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर। अब बच्चों बात आती है कंटिन्यूअस की, तो ये तो परफेक्ट हो गया है। अब कंटिन्यूअस के संदर्भ में हम चीजों को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जब वक्ता का आशय सही नहीं होता, खराब होता है, तब आप क्या करते हो, ऑलवेज का प्रयोग कौन से टेंस में करते हो, कंटिन्यूअस टेंस में करते हो। जैसे मैंने आपको कहा ही इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, ठीक है भैया। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वह लड़कियों को हमेशा क्या करता रहता है, तंग करता रहता है। तो बच्चों करता रहता है और कर रहा है, एक ही बात है। अब मजे की बात यह है कि बच्चों इसमें क्या है कि लड़कियों को तंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, खराब बात है, इसलिए इस टेंस को किस में बोलना पड़ा, कंटिन्यूस में बोलना पड़ा। उसी तरीके दूसरा सेंटेंस और देता हूं, जैसे बच्चों आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा क्या करता रहता हूं, आई एम ऑलवेज लॉजिंग माई कीज, यानी मैं हमेशा चाबियां भूलता रहता हूं, कभी यहां रख के भूल जाता हूं, कभी वहां रख के भूल जाता हूं। तो ये मेरी आदत है कि रोज मैं जो है चाबी को लेकर परेशान होता रहता हूं, तो मैं हमेशा क्या करता रहता हूं, चाबी को भूलता रहता हूं। एक सेंटेंस और बच्चों, हम कई बार कहते हैं यार वो बहुत खराब आदमी है, वो अपनी बीवी से रोज झगड़ता रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, ही इज, अब देखो ऑलवेज आ रहा है, क्या आ रहा बच्चों, ही इज ऑलवेज क्वारलिंग, ध्यान देना बच्चों, ही इज ऑलवेज क्वारलिंग विद हिज वाइफ, क्लियर है, वह हमेशा अपनी वाइफ से क्या करता रहता है, झगड़ता रहता है। तो बच्चों निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ऑलवेज का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में हो रहा है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होना चाहिए, बशर्ते कि उसमें वक्ता का आशय खराब हो, वक्ता उसके अंदर किसी खराब बात को अभिव्यक्त करना चाहता हो, और बच्चों उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। बट इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी और ए पास्ट इंसिडेंट, परंतु सेंटेंस बच्चों क्या है,
किसी भूतकालीन घटना का जिक्र कर रहा है तो आपको उसको पास्ट कंटिन्यूस में लिखना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर सेंटेंस के आगे पीछे वाले वाक्यों को देख करके आपको ऐसा संदर्भ, ऐसा रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको जान पड़ता है कि सेंटेंस को कौन से टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, तो वह हमेशा इस प्रकार का काम करता रहेगा, इस तरीके की संभावना बच्चों कम बनती है और इसको जो है इन दोनों में बनने की इसकी संभावना ज्यादा बनती है। तो बच्चों ऑलवेज जो है जब भी सेंटेंस में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दो। ऑलवेज अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज या नेवर का प्रयोग हो रहा है तो बच्चों पहली संभावना यह है कि उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। उसकी बच्चों 95% जो है वो यही निकलेगी कि ज्यादातर उसकी जो है 95% पॉसिबिलिटी ये है कि वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा। जैसे ट्रूथ ऑलवेज, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रूथ ऑलवेज कंक्योर्स, मतलब क्या हुआ, सत्य हमेशा जीतता है, यानी सत्य, ट्रूथ ऑलवेज कंक्योर्स या ट्रूथ कंक्योर्स एट लास्ट, यानी सत्यम एव जयते, सत्य के अंत में जीत होती है। अब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेजेंट सिंपल में होगा, और अगर प्रेजेंट सिंपल में नहीं है और आप देखो उसमें अगर आशय खराब है, इस प्रकार का कोई भाव है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, तो उसको किस में होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होना चाहिए। और बच्चों अगर काम पूरा हो चुका होता है, जैसे मैंने इस कॉलेज में 5 साल पढ़ाया है, आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज 4-5 years, तो मैं पढ़ाया है माने पढ़ा चुका हूं, तो अब इसमें तो ऑलवेज का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है, यानी हमेशा गरीबों की मदद कर चुका हूं, तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर। तो ऑलवेज का प्रयोग बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर संभावना जो बनती है वो बच्चों किस बात की बनती है, ज्यादातर जो संभावना बनती है वो इसी बात की बनती है कि वो जो वाक्य है उस वाक्य को कौन से टेंस का होना चाहिए, सिंपल टेंस में होना चाहिए। ऑलवेज का प्रयोग होने के ऊपर उसको जो है सिंपल टेंस में होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों छोटे छोटे वाक्यांश भी पकड़ सकते हो, जैसे लुक, देखो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे सड़क के ऊपर खेल रहे हैं। लुक, शी इज रनिंग बिहाइंड द बस, आफ्टर द बस, देखो बस के पीछे भाग रही है, ऐसे बोलते हो। ड्राइव केयरफुली, गाड़ी जरा सावधानी से चलाओ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्या है, आई एम रीडिंग ए नॉवल नाउ, मैं भी एक नॉवल पढ़ रहा हूं। तो बच्चों इसको कहते हैं इंपेरेटिव क्लॉज। तो बच्चों इस तरीके के इंपेरेटिव क्लॉज जो होते हैं, बी केयरफुल, डोंट डिस्टर्ब मी, ड्राइव केयरफुली, इस तरीके के इंपेरेटिव क्लॉजेस से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में ज्यादातर संभावना इस बात की बनती है कि उस सेंटेंस को कौन से टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एक शब्द आता है बच्चों स्टिल, इस पे जरा गौर कर लो। आखिरी बात बच्चों, स्टिल क्या बोलता है, अभी भी। जब मैंने आपको कहा कि अभी भी तुम क्या कर रहे हो भाई, सब लोग तो जा चुके हैं, अभी भी तुम क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग स्टिल, व्हाट आर यू डूइंग स्टिल। तो स्टिल जो है बच्चों इसका मतलब होता है अभी भी, इसको भी पकड़ा जा सकता है। इस तरीके से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में।